हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे चैनल आपका वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी एकेडमी पे आपका स्वागत है। हमारा टेलीग्राम चैनल है वैप्स एकेडमी 24। ओके, आज मैं आपके लिए फिर से 50 एमसीक्यू आधुनिक भारत इतिहास का जो बीपीएससी एईडीओ, जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम में जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। और पीछे मैंने मेडिवल का करवा चुका हूँ और आपका एनिसेंट का भी करवा चुका हूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रेटजी पे जाके आप उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। और टॉप 25 मैंने बायोलॉजी का भी करवा रखा है एमसीक्यू। एंड मेरा डेली जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस आता है वो आपको सुबह में आता है। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, उसे भी आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल वेब्स एकेडमी से जुड़े रहिए। और आज का जो चलते हैं आपके लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो एमसीक्यू लाए हैं, तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू पे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, इसमें एक बात और है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए फुल एनालिसिस मतलब पूरा विश्लेषण मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पे मैं करता हूँ और फिर सेकंड क्वेश्चन उसका भी करता हूँ। तो सारे मैं आपके लिए एनालाइज करके पूरे विश्लेषण करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पूरी जानकारी इसकी पूरी डिटेल मैं कोशिश करता हूँ कि इसी से आपका बहुत कम समय अब रह चुका है जैसे एईडीओ का, तो और बिहार एसआई का भी बहुत कम समय रह गया है और जेपीएससी का भी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जामों का। तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़े होंगे तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं कोर्स लाने के लिए भी आपके लिए मैं लाने के सोच रहा हूँ। आपका जैसा कमेंट रहेगा, आपका जैसे मांग रहेगा, मैं आपके लिए लाऊंगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये सब के आगे क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1764 में, 1761 में, 1772 में। तो ये हमारा कब लड़ा गया था? 1757 में। तब थोड़ा सा देखिए क्या है, मेरा शुरुआत कैसे रहता है कि अब जैसे पलासी के बारे में है, तो पलासी के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पलासी के बारे में डिटेल थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो स्थान जो था इसका, नोट करते चलिएगा, स्थान जो था कहाँ, नदिया जिला पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटिश किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब के तरफ से कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला। कारण क्या था इसका, कारण होने का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका जो बंगाल में बढ़ता मतलब बढ़ रहा था, क्या दखल बढ़ रहा था, किलाबंदी उनका हो रहा था, व्यापारिक विवाद हो रहा था और नवाब के दरबार में साजिश भी हो रहे थे। जो मीर जाफर थे उस समय, इनके बारे में भी आप डिटेल जानिएगा। जब मैं अपना क्लास लाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल और भी इसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो मीर जाफर जो थे दरबार में, वो क्या कर रहे थे, साजिश कर रहे थे किसके बीच? ये आपका अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध साजिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम भी जान लेते हैं थोड़ा। परिणाम, अंग्रेज की जीत हुई, मीर जाफर नवाब बनाया गया, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और भारत में ब्रिटिश जो राजनीतिक सत्ता की शुरुआत यहीं से माना जाता है। और हम लोग कल पढ़े थे हमारा जो कि मध्यकाल का अंत कब हुआ था? तो इसी युद्ध के बाद अंत हुआ था, कि प्लासी का 1757 के युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि मीर जाफर वहां का क्या था, साजिश करता था। लेकिन ये नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सिराजुद्दौला पढ़े हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में। अब सेकंड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर, बक्सर का युद्ध
जो 1764 में हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में, कि अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में, या अंग्रेज़ों और भारतीय शासकों के संयुक्त सेना के बीच में, या अंग्रेज़ और मराठा के बीच में? तो ये आपका लड़ा गया था अंग्रेज़ों और भारतीय शासकों के संयुक्त सेना के बारे में। अब थोड़ा-सा बक्सर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानते हैं, कब हुआ था ये? 1764 में। इसका डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को। और ये कहाँ हुआ था? तो बक्सर में हुआ था। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब ये किनके-किनके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त जो भारतीय शासकों के बीच में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था। और भारतीय शासकों कौन-कौन थे? शक्तियाँ। तो एक फर्स्ट में था, नोट कीजिएगा, मीर कासिम था। मीर कासिम कौन था? तो बंगाल का नवाब था। ठीक है? बंगाल का नवाब था। और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। और थर्ड जो था, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय। अब इसका कारण क्या था? बक्सर युद्ध का कारण क्या था? तो बक्सर युद्ध का कारण जो बना था कि मीर कासिम जो था, उस समय बंगाल का नवाब कहलाता था, या नवाब था, जो क्या था कि अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार का विरोध किया था। एक दत्तक पत्र दिया जाता था, मतलब एक व्यापारिक अधिकार दिया गया था, जिसका वो गलत उपयोग कर रहे थे। तो उसी के विरोध में लाया गया था। अंग्रेजी हस्तक्षेप से असंतोष हो गया था। आपका शुजा-उद-दौला अवध का भी नवाब के यहाँ भी कर रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ इसका, कि अंग्रेज तो अंततः जीत गए। ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इसी का परिणाम है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो अधिकार है, वो किसके हाथों में गया? तो अंग्रेजों के हाथों में गया। अंग्रेजों के हाथों में गया। और जो शाह आलम द्वितीय थे, उनको अंग्रेजी संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो पहला में ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सेकंड नंबर बी हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानते हैं। ये कब आया? ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया। इसकी जो एरिया कहाँ-कहाँ ये लागू हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू हुआ था। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो जमींदारों को क्या दिया गया? भूमि का स्वामी मिला गया, मतलब भूमि का मालिक किसको बनाया गया? तो जमींदार को। और जमींदार को एक और चीज किया गया था कि जमींदार को तय समय पर इसको लगान देना जरूरी था। किसको? अंग्रेजों को। और नहीं तो ये क्या करता था? जमीन को नीलामी कर दिया जाता था। क्या कर दिया? नीलामी कर दिया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो सहायक संधि। ठीक है, देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि सहायक संधि, जो सब्सिडरी अलायंस की नीति, किसने शुरू शुरू की? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, या आपका कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड कैनिंग। तो ये किसने शुरुआत किया था? किसने शुरुआत किया था? चलिए बताइए आप लोग, किसने? तो ये शुरुआत आपका किया था, आपका कौन? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। कब शुरुआत किया था? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो 1798 में। उद्देश्य क्या था इसका? कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण जो स्थापित करना ये चाहता था। कौन? ये अंग्रेज लोग। क्या? ब्रिटिश नियंत्रण था। इसमें मुख्य शर्तें क्या थे? शर्त क्या था कि भारतीय शासक जो होगा, वो ब्रिटिश सेना रखेगा। क्यों? ब्रिटिश सेना क्या करेगा? भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये अपना कोई सेना, मतलब भारतीय शासक नहीं रखेंगे यहाँ पे। ये चालाकी दिखाया था यहाँ पे अंग्रेजों ने। ठीक है, फुल डिटेल में जब आपका लाऊंगा, हिस्ट्री का कोर्स जब मैं लाऊंगा, तो सहायक संधि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो भी है, ये जैसे पीछे में हम लोग पढ़े परमानेंट सेटलमेंट, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो मैं आपको फुल डिटेल में लाके, मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। ठीक है, जिससे आप एग्जाम में आप अपने अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और आगे चलते हैं कि इसमें और क्या प्रावधान था। तो शासक किसी अन्य शक्ति से संधि नहीं करेगा। शक्ति से अन्य संधि संधि नहीं कर सकता है। ठीक है, इससे क्या हुआ? इंटरनेशनल जो है
आपका शक्ति वो भी छीना गया। मतलब आपका जो बाहर जो भी कुछ करना है उस समय इंटरनेशनल में बोलेंगे कि अन्य शक्ति राज्य के मतलब स्वेच्छानुसार अपने से वो काम नहीं कर सकता है। और क्या किया गया? राज्य में ब्रिटिश रेज़िडेंट एक और चीज़ का प्रावधान किया था कि राज्य में जो रियासतें होंगे या भारतीय शासक होंगे, वो ब्रिटिश रेज़िडेंट एक नियुक्त करेंगे। जो कौन करेगा? आपका ब्रिटिश ही करेगा वहाँ उस राज्य में। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें पहला कौन किया था सहायक संधि? तो ये भी नोट करने योग्य बातें हैं। प्लीज़ नोट कर दें। हैदराबाद 1798 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन किया था? तो हैदराबाद किया गया था। जो कब किया था? 1798 में। 1799 में किसने किया था? मैसूर में किया था। मैसूर ने किया था। और अवध ने कब किया था? अवध 1801 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से हुआ था, कानपुर से हुआ था, मेरठ से हुआ था, झांसी से हुआ था। तो ये आपका कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अब 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857। इसका जो नेतृत्वकर्ता जो बने थे, वो कौन-कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह जफ़र दिल्ली से थे, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह जो बिहार जगदीशपुर आरा से और आपका बेगम हजरत महल लखनऊ से। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और इसका कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण था कि गाय और सूअर की चर्बी कहाँ लगी होती थी? तो एनफील्ड राइफल के जो कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी, ये ऐसा अफ़वाह माना गया था। और क्या है कि इसमें क्या होता था कि कारतूस को दाँत से पहले खींचना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ? देखिए, गाय हमारे हिंदू धर्म में माता माना गया है और सूअर को मतलब मुस्लिम धर्म में इसे अच्छा नहीं माना गया, ठीक है? तो इसी कारण है कि मतलब गाय और सूअर के कारण मुस्लिम और हिंदुओं को धार्मिक पर कहीं न कहीं वो ठेस पहुँचा रहे थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वाँ नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह अकबर द्वितीय थे कि बहादुर शाह प्रथम थे या शाह आलम द्वितीय थे या बहादुर जफ़र? तो ये बहादुर शाह जफ़र थे। अभी भी पढ़े हैं इनके बारे में, लेकिन थोड़ा-सा और जान लेते हैं कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1837 से 1857 तक। इनको क्या किया गया था कि रंगून भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद रंगून में कैद किया गया था और वहीं इनकी मृत्यु हुआ था। तो इनको एक तरह से 1857 का प्रतीकात्मक जो है नेता माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? व्यापकगत सिद्धांत किसने लागू किया? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो किसने किया था यहाँ पे? तो ये किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हमारा स्टार्ट किया था, मतलब शुरुआत इसका कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने, ठीक है? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन? लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो इसमें लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था? वेलेज़ली सहायक संधि को जो हम लोग पीछे पढ़े थे, वो किया था 1798 में। और ये लॉर्ड डलहौजी कब किया था? 1848 से 56 तक ये लागू रहा था। कब से? 48 से 56 तक। इसमें क्या था? ये कि इसको क्या बोला जाता है? दत्तक निषेध भी बोला जाता है। दत्तक निषेध बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका लाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य था कि भारतीय रियासतें जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना था। इसका उद्देश्य जो भारतीय रियासतें था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना था। इसमें प्रावधान क्या-क्या था? वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट प्रावधान कि मतलब जिस भारतीय शासक का
जो प्राकृतिक रूप से उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी जैविक रूप से बायोलॉजिकल, अगर इसको मतलब गोद लेने का प्रथा ये एक तरह से ही हटा रहा था, गोद लेके नहीं, ये बायोलॉजिकल अपना होना चाहिए, तभी उत्तराधिकारी होगा, तभी उसको रियासत को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं विलय किया जाएगा, नहीं तो इसको विलय कर लेना जाएगा। तो पहला कौन था? तो सतारा था। सतारा को कब किया गया था? 1948 में। 1948 में सतारा को, झांसी को 1854 में, और नागपुर को 1853 में। इसी के माध्यम से, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ के माध्यम से मतलब आपका किया गया था रियासतों का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है की स्थापना कब हुई थी? 1833 में होती है, 1885 में होता है, 1905 में हुआ था, या 1911 में होता है। तो इसका कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना डेट हम लोग जानते हैं, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बॉम्बे में हुआ था। किस किसके द्वारा हुआ था? तो संस्थापक जो हैं ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इनका जो प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और इसमें उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका क्या था? तो क्या था? भारतीयों को राजनीतिक एक मंच देना था। मंच नहीं था उस समय, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था और विकास करना था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करना था। ये इनका उद्देश्य था। अब आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी पढ़े, संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल विभाजन किस वाइसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में, लॉर्ड मिंटो के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, या लॉर्ड डलहौजी के टाइम में? तो ये किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन मतलब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर को ये क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था बंगाल विभाजन को। इसी के तहत में हमारा क्या हुआ था कि बंगाल प्रांत जो था उसको 2 टुकड़ों में बांटा गया था। क्यों? ये इनका जो लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल क्या था? बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और यहाँ प्रशासनिक कार्य में असुविधा के कारण इसको विभाजन किया गया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता जो था, वास्तविकता कुछ और ही था। क्या था वास्तविकता? कि फूट डालो और शासन करो, और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, मुस्लिम और हिंदू की एकता को कमजोर करने के लिए ये बंगाल विभाजन किया जा रहा था। तो किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ये कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के तहत आया था आपका स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत यहीं से हुआ था, 1905 में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस के विरुद्ध में हुआ था? तो किसके विरुद्ध में हुआ था? अभी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये आ गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग स्थापना 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1919 में। तो ये कब हुआ था? 1906 में। हमारा आंसर क्या है? 1906। अब थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना एग्जैक्ट डेट कब था? तो 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ढाका में। प्रथम इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक माने जाते हैं आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष बने थे आगा खां। उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों के हितों को रक्षा करना, फिर राजनीतिक पहचान देना, इनको मतलब मुसलमानों को अलग राजनीतिक पहचान देना। और थर्ड में क्या था? ब्रिटिश के प्रति वफादारी दिखाना, जो प्रारंभ में इन लोग दिखाया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 14th नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अभी पढ़े, ढाका में। कब? 30 दिसंबर 1906 को। आपका इससे रिवीजन भी बेहतर होते जा रहा होगा, और मुझे आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोग
मतलब बहुत आपको मदद कर रहा होगा ये, क्योंकि बहुत जानकारी मैं आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या सी में लाला लाजपत द्वारा, और डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये होम रूल जो आंदोलन था, इसको किसने किया था? होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो ये किए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे? तो ये किए थे 1916 में। कब किए थे? 1916 में। 1916 में किए थे। तो इनका क्या उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन का मांग था, ठीक है? और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर आत्मसम्मान शासन करने की इच्छा थी। तो मतलब आत्मसम्मान के मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर शासन करने की इच्छा से लाया गया था। एनी बेसेंट ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, तिलक तिलक जी का क्या कौन क्षेत्र में था? तो महाराष्ट्र था, कर्नाटक था और मध्य भारत था। बाकी शेष भारत में किनका था? तो एनी बेसेंट का था, ये जो आंदोलन कर रहे थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी भारत कब वापस आए? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी भारत कब आए हैं वापस? तो गांधी जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो गांधी जी पहले तो देखिए आंसर इन लोग 1915 में आए थे। कितने तारीख को? 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन हम लोग को क्या मनाया जा रहा है, 2003 से इसको प्रवासी दिवस के रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 9 जनवरी से भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के बारे में पूरी डिटेल थोड़ा सा जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था जन्म इनका, 1869 में। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में, गुजरात में। पत्नी इनकी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी थी। और मृत्यु इनका कब हो गया? तो 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और इनका विचार क्या था? इनका क्या विचार, प्रमुख विचार क्या थे? तो सत्य अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी अपनाना। इनका आंदोलन कौन कौन क्या क्या था? तो आंदोलन इनका चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन था 1918, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो सबसे पहला 1917 में, चंपारण। अभी देखें, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताना है। ए में 1917, 18, 1918, 1919, 1920। कब लागू हुआ था? तो ये आया था, आपका लागू हुआ था 1919 को। अब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो क्या इनके प्रस्तावक कौन थे? किसके द्वारा लाया गया था? तो ये प्रस्ताव किसने किया था? सिडनी रॉलेट ने। और उस समय वाइसराय कौन थे? वाइसराय तो जेम्स फोर्ड थे, जेम्स फोर्ड। प्रावधान क्या था इसमें? तो बिना वारंट का, पहला प्रावधान था बिना वारंट का किसी को गिरफ्तारी कर लेना। दूसरा जो प्रावधान था, अपील का अधिकार नहीं था इसमें। प्रेस पर बैन लगाया गया था और सिर्फ संदेह पर ही क्या था, दंड देना था। इसको बिना बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील जो है, ऐसा एक नारा दिया गया था। अब क्या है, इसके विरोध में जो क्या थे, गांधी जी को क्या किए थे, रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत किए गए थे, समझे? रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत गांधी जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1919 में। कब? 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को इसमें हड़ताल किए थे गांधी जी। अब क्या था कि यहाँ पे कि इसी के कारण 13 अप्रैल जो दर्दनाक हादसा, मतलब दर्दनाक बोला जाता है भारतीय इतिहास में इसको,
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो किसके द्वारा करवाया गया था? जनरल डायर के द्वारा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या था कि अमृतसर में ये जालियांवाला बाग पार्क है, उसमें क्या करवाया गया था? गोली चलाया गया था। किनके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आ गया हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा। अब यहाँ क्या है? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किए थे। अभी देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तो क्या जानते हैं? इसको क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। और कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो आया था 1900 आपका 19 में, उसी के विरोध में क्या किया गया था ये, और खिलाफत आंदोलन एक हो रहा था उस समय। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी ये आंदोलन चलाया गया था। इसकी समाप्ति जो किया गया था 1922 में, यह आंदोलन समाप्त हो गया था। क्यों? एक महत्वपूर्ण कांड हुआ था जो चौरा चौरी के कांड से फेमस है। चौरी चौरा के कांड से नाम से फेमस है। क्या हुआ था? ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला यूपी में हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पे कि पुलिस स्टेशन पे ही जो विरोध प्रदर्शनकारी थे, वो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिए थे, जिसमें से क्या हुआ थे? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसलिए गांधी जी अहिंसा इनका मेन जो विचार है, इसी के कारण ये वापस लिए थे, क्योंकि इसमें हिंसा हो गया था, हिंसक घटनाएं हो गई थी, इसलिए ये वापस ले लिए थे। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मतलब जो और इसके जो समाप्ति कब हुआ? तो 1922 में, शुरुआत 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आ गया, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड के? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये देखते हैं, साइमन कमीशन का गठन हुआ था जो आपका 1927 में गठन हुआ था, लेकिन भारत आया था 1928 में। अध्यक्ष कौन थे साइमन कमीशन के? तो सर जॉन साइमन। उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1919 की कामकाज की समीक्षा करने के लिए आया था, और भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश हेतु आया था, लेकिन इसका विरोध हुआ था। क्यों? इसका विरोध क्यों हुआ था? इसके विरोध में क्या हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। आप आए हैं भारत में, भारत की समीक्षा करने, और भारतीय ही नहीं हो तो इसका कोई क्या मतलब है? तो इसलिए भारत के लोग विरोध किए थे, और इसीलिए कहा गया, एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यही है कि साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किस नारे से किया गया था? तो साइमन गो बैक से। इसी में क्या हुआ था कि जब 1928 में ही इसके जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसी समय लाला लाजपत राय जो थे, उनके लाठी से उन पर वार किया गया था पुलिसों के द्वारा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो देखिए 25 में आ गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध के खिलाफ जो हो रहा था उसमें आया था, मृत्यु हो गई थी इनकी। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूर्ण 26 नंबर का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की जो प्रस्ताव किसने? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता, कराची, लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गए थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? दांडी मार्च से, चंपारण सत्याग्रह से, खेड़ा आंदोलन से, बारडोली। अभी हम लोग पीछे में भी पढ़े थे सविनय दांडी मार्च के बारे में, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बना था। ये कब हुआ था?
तो ये सब ना अब जो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्व करते जो थे महात्मा गांधी थे। और कारण क्या था लाने का? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नमक कानून के विरुद्ध ये लाया गया था। साइमन कमीशन की उपेक्षा हुई थी, इसलिए लाया गया था। और इसमें दांडी मार्च जो यहाँ है, ये कब हुआ था? तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था 1900। इसमें क्या था कि मतलब साबरमती आश्रम से कहाँ तक गए थे? दांडी तक यात्रा किया गया था। कुल 240 किलोमीटर की यात्रा थी और इसमें 78 सत्याग्रही शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दांडी मार्च का ही। तो कब शुरुआत हुआ था? 1931 में। कब? 1930 में, सॉरी 1930 में। 1930 में हुआ था। कितने? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो ये हुआ था 1931 में। तो 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, इसका डेट कब था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, ये डेट आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसमें शर्तें क्या क्या थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना था गांधी जी को। और दूसरा शर्त क्या था कि राजनीतिक कैदी कैदी जो बंद थे जेल में, उनको रिहा करना था, उनको छोड़ना था। और तीसरा था नमक बनाने की सीमित अनुमति देना था समुद्र तट पे। और कांग्रेस की जो कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति, मतलब बुलाया गया था। और एक चीज और जानेंगे, राजनीतिक कैदी जो हिंसक ना किया हो, हिंसा वाले हो, उनको ही छोड़ने की बात किया। इसी के कारण भगत सिंह को फांसी दिया गया था। आप लोग पढ़िएगा, जब डिटेल पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा। अब क्या हुआ देखिए। कराची, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कराची अधिवेशन 1931 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कराची अधिवेशन की मुख्य विशेषता यहाँ पे आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की घोषणा। अभी इसमें क्या है कि कराची अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विशेषता क्या था इसमें, या प्रस्ताव क्या था? तो मौलिक अधिकार की घोषणा किया गया था। देखिए पहला ही यहाँ जान गए थे। ठीक है, और दूसरा क्या था? राष्ट्रीय आर्थिक नीति का भी निर्धारण किया गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है हमारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। 31। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का बारे में जानकारी देते हैं। तो कब शुरुआत हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। इसकी घोषणा जो हुआ था बॉम्बे अधिवेशन के तहत हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में। ये क्या किया गया था कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी के थे। महात्मा गांधी के थे। ये बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्तावित जो पारित किया गया था, कब किया गया था? 1942 में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या दिया था? तो करो या मरो दिया था। कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बॉम्बे अधिवेशन में। कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू? तो ये किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। तो आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ते हैं। स्थापना कब हुआ था इनका? गठन कब हुआ? 1943 में। नेतृत्वकर्ता सुभाष चंद्र बोस थे। नारा क्या दिए थे इन्होंने? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आजाद हिंद एक सरकार भी गठन किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। वहीं इसकी राजधानी बनाई गई थी सिंगापुर में, आजाद हिंद सरकार का। और राष्ट्रीय राजधानी जो था पोर्ट ब्लेयर जो हमारा अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद
फौज का गठन हो गया, किसने करवाया था? तो अब 35 नंबर क्वेश्चन पे आज़ाद हिंद जो सरकार की स्थापना देखिए अभी बता रहे थे, कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1943 को। अब आज़ाद हिंद अब 36 पे क्या बोल रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए सिंगापुर में था, और पोर्ट ब्लेयर जो था ये क्या था? राष्ट्रीय राजधानी था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा अभी पढ़े ऊपर, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1944 या 1946 या 1947 में? तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग जब जानते हैं तो कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि सदस्य कौन कौन थे इसके? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे एक, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और दूसरे तीसरा जो थे एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि ये किस लिए आया था। तो भारत को स्वतंत्रता देने के लिए आया था, ठीक है, आज़ादी देने के लिए आया था, विभाजन की समस्या को समाधान करने आया था, और एक महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ इससे संविधान निर्माण का प्रक्रिया तय करने के लिए आया था। संविधान निर्माण इसी के तहत हुआ है, इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो अंतरिम सरकार का गठन, इसमें बोला जा रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948 में। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में। कब? डेट कब था? 2 सितंबर 1946 को। इस समय वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। और प्रधानमंत्री, इस सरकार का प्रधानमंत्री कौन बने थे? पीएम जवाहरलाल नेहरू बने थे, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य क्या था इसको अंतरिम सरकार का गठन के? कि सत्ता हस्तांतरण करने से पहले ब्रिटिश सरकार देखना चाहता था कि कैसे मतलब प्रशासन चला सकता है, और ये भारतीय इनका अनुभव मतलब लेने के लिए, मतलब देने के लिए, अनुभव देने के लिए कि कैसे सरकार चलाया जाता है, इसके लिए लाया गया था, बनाया गया था अंतरिम सरकार। अब 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई? तो ये तो हर कोई जानता है, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 41वां क्वेश्चन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? बताइएगा। डॉक्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड वेलेस्ली, या आपका लॉर्ड कैनिंग? बताइए कौन था आपका? तो ये थे वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहला वाइसराय कौन बना था? तो ये बना था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं। आपका 33 नंबर क्वेश्चन, तो सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये जो स्थानीय स्वशासन का मामला जो आया था, ये कहा जाता था लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या करवाए थे कि स्थानीय स्वशासन लाए थे। क्या इसमें था? नगर पालिका और जिला बोर्ड को बढ़ावा दिया गया था, और भारतीयों को किस लिए बनाया गया था कि भारतीयों को भागीदारी दिया जा सके, भारतीयों को भागीदारी देने के लिए। चलते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1757, 1764, 1773, 1784। तो ये हमारा आया था 1773 में। तो इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपके थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ये किस लिए आया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके प्रशासन पर क्या था कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण लाना था, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण लाना था। और क्या हुआ कि भारत में कंपनी के शासन को नियमित करना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नियमित करना था। और इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर बनाया गया था। तो बंगाल का पहला बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसमें और क्या किया गया था? जो पहला गवर्नर जनरल बने थे वो वारेन हेस्टिंग बने थे, वारेन हेस्टिंग बने थे।
अब क्या इसमें और क्या किया गया था कि मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन किया गया था। मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन किया गया था। और कोलकाता में क्या किया गया था? कलकत्ता में 1774 में इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो ये कब हुआ था? 1784 में। अब थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ था। कौन लाया था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट को लाने वाला जो था विलियम पिट जो थे, विलियम पिट, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। ये क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पर सीधा नियंत्रण के लिए लाया गया था। इसमें क्या-क्या प्रावधान क्या-क्या था? तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। कंपनी के राजनीतिक कार्य को सरकार के अधीन किया गया था और व्यापारिक कार्य जो सिर्फ था वो कंपनी को दिया गया था। राजनीतिक कार्य अपने सरकार अपने ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लिया गया था और गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं और इसी के तहत एक और आया था कि भारत में जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन का शुरुआत यहीं से होता है, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? चार्टर्ड एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो व्यापार समाप्त करना, कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना, शिक्षा का प्रसार करना या भारतीयों को अधिकार देना। तो ये क्या था? कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करना। अब थोड़ा सा चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में जानते हैं कि इसका लाने का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नवीनीकरण करना था, नवीनीकरण करना था और भारत में व्यापार और प्रशासन में सुधार लाना था। इसीलिए क्या था, इसका प्रावधान में क्या था कि कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। और दूसरा क्या किया गया था? तो इसमें भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च देने का, मतलब वार्षिक खर्च करने का अनुमति दिया। और क्या किया इसमें? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अनुमति दिया गया और इसी के तहत अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत भारत में होती है। और क्या हुआ है कि देखिए 1 लाख जो आप शिक्षा पे जो खर्च करना था, ये सिर्फ वास्तविकता में कुछ हुआ नहीं, ये ऐसे ही मतलब बस नोट कॉपी में लिखा गया कि हाँ, बस देना है बस। और कुछ नहीं है। बाकी आपको फुल डिटेल जब मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको बताऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला चार्टर एक्ट कौन था? तो 1800 आपका अभी पढ़े थे हम लोग का 1813 में, 1813 बढ़ावा देने के लिए आया गया था। तो 1813 आगे चलते हैं 48 नंबर चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट है आपका 1833 का प्रमुख विशेषता, अब इसकी कौन सी विशेषता है? गवर्नर जनरल का पद समाप्त करना, भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त करना या व्यापारिक कार्य समाप्त करना या विधि आयोग की स्थापना करना। क्या था? तो थोड़ा हम लोग पहले इसमें जानते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट में क्या-क्या आया था? तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन-सा है? तो व्यापारिक कार्य को समाप्त करना था। अब 1833 में क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उसका प्रशासनिक ढाँचा में सुधार करने के लिए और और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। प्रावधान क्या था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे, उनको अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो पहले जो यहाँ पे इसी के तहत क्या हुआ था कि कानून आयोग की स्थापना, विधि आयोग की स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्षता कौन थे? कानून आयोग के तो अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? भारतीय विधि आयोग लॉ कमीशन, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, लॉ कमीशन की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था? तो 1833 के अंतर्गत। किसके? 1833 के अंतर्गत। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। अभी पढ़े पीछे। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा है आज का,
आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का परिणाम क्या हुआ था? कंपनी का शासन समाप्त हुआ था कि द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था, स्वराज की घोषणा हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था? देखिए आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी पीछे की जानकारी है तो कंपनी शासन कब समाप्त हुआ, तो पूरी तरीक़ा से 1833 में हुआ। द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका 1784 के तहत आया था जो एक्ट, स्वराज की घोषणा कब हुआ था? तो ये आपका होना चाहिए। तो 1858 में जो 58 में व्यापारिक हुआ था, ठीक है? यहाँ पे कंपनी शासन का समाप्त बोल रहा है, तो ये 1858 के तहत से हुआ है। अब इसको 1858 का थोड़ा-सा डिटेल हम लोग जानते हैं, तो इसका जो परिणाम के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, तो कंपनी शासन समाप्त हुआ, जो कंपनी का शासन समाप्त हुआ, सिर्फ़ इसमें व्यापारिक ही शासन रहा। क्या किया गया था कि ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में मतलब इसका शासन ले लिया था। इसीलिए क्या किया था कि भारत के लिए एक भारत सचिव पद घोषित किया था। सचिव का पद घोषित बनाया गया था और इस समय गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया था। जो पहला वाइसराय बना था हमारा, लॉर्ड कैनिंग बना था। लॉर्ड कैनिंग बना था। तो आज का आपका एमसीक्यू समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? तो आप हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी पे आके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। और आप अपने हमारे जो क्लास का आप अपना अनुभव जो है बताइए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी क्या माँग है मैं उसको जानकर और भी कुछ नया लाने के सोचूँ और मैं आगे ऐसे निरंतरता मैं लाते रहूँगा। ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू। बोलो 46।